जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। पाकिस्तान और टर्की के लिए खबर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और बुरी खबर पाकिस्तान और टर्की के लिए है। इजराइल जो दुनिया का टॉप डिफेंस इनोवेशन पावर है और भारत को जो अब तक वेपन्स देता आया है और एक बहुत करीबी दोस्त के रूप में भारत के इजराइल को देखा जाता है। और इजराइल ने यह फैसला किया है कि जो एडवांस्ड मिसाइल, कटिंग एज ड्रोन्स और हाईटेक डिफेंस सिस्टम अब भारत की धरती पर बनेगा। और ये बहुत बड़ा फैसला है और ये फैसला है कि मेक इन इंडिया फॉर वर्ल्ड के कॉन्सेप्ट मॉडल के अंदर ये सारे जो पूरी टेक्नोलॉजी और ये सारी चीजें यहाँ पर बनने वाली हैं और टर्की और पाकिस्तान के लिए बुरी खबर है। और ये मूव सिर्फ डिफेंस पार्टनरशिप का नहीं बल्कि ये एक स्ट्रेटेजिक सिग्नल है पाकिस्तान को, टर्की को और पूरे ही वेस्ट को। ये बहुत स्ट्रांग मैसेज देता है क्योंकि काम जो टर्की और पाकिस्तान मिलकर करना चाहते थे उसके ऊपर इजराइल ने बहुत बड़ा कहीं ना कहीं बंडा लगा दिया है। तो इसी पर हम आज की चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, इजराइल की जो ये डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग अब इंडिया शिफ्ट करने का जो ये फैसला है, इसका मतलब क्या है खासतौर से पाकिस्तान और जो टर्की का जो हम ड्रोन इकोसिस्टम पर बात कर रहे थे उसका पर ये कहीं ना कहीं बड़ा और एकदम डायरेक्ट प्रेशर क्रिएट करेगा। देखिए अंबर जी, लास्ट मंथ हमारे जो डिफेंस सेक्रेटरी है राजेश कुमार सिंह, उन्होंने इजराइल विजिट किया है। उसी विजिट के दौरान इंडिया इजराइल जॉइंट वर्किंग ग्रुप का जो एक मीटिंग हुआ था, उसके अंदर उन्होंने एक एमओयू साइन किया जिसमें हमारा जो डिफेंस कॉपरेशन है उसको बढ़ाने के ऊपर सहमति हुई। उस अग्रीमेंट के अंतर्गत अभी हम लोग जो करेंगे जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ एडवांस वेपन्स, को प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस सिस्टम्स एंड शेयरिंग ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, जिसमें एआई साइबर कैपेबिलिटीज होगी, ट्रेनिंग होगी और आर&डी होगी। और उसी समय एक तरह से डील भी हो गई थी कि इसराइल की जो लोरा मिसाइल्स है और आइस ब्रेकर मिसाइल्स है उसका भारत के अंदर लोकली प्रोडक्शन होगा। जैसे ही अग्रीमेंट साइन होता है इन दोनों के बीच में कोऑपरेशन चालू हो गया ताकि मेक इन इंडिया के अंतर्गत ये मिसाइल्स भारत के अंदर बनाई जाए। देखिए, इजराइल जो था एक टाइम पे भारत का बहुत प्रमुख डिफेंस सप्लायर था। एक टाइम तो ऐसा था कि इजराइल हमको 30 to 32% अपना जो डिफेंस प्रोडक्शन जो इंडिया अपना इंपोर्ट करता था, 30 to 32% वो इजराइल से करता था। बट कहीं ना कहीं आप देखिए कि कुछ सालों में इजराइल का आज जो शेयर हो गया है भारत के इंपोर्ट में, वो इट इज गॉन डाउन टू 6%। क्योंकि भारत ने अपना जो अभी जो प्रोक्योरमेंट है वेपन्स का, उसने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी है। उन्होंने यही बोला है कि अगर आपको कोई भी वेपन सिस्टम्स हमको बेचना है, उसको कुछ ना कुछ मतलब आपको एक ऑफसेट क्लॉज रहता है जिसमें 30% जो प्रोडक्शन होता है कंपोनेंट्स, वो भारत में करने की जरूरत है। इसी मद्देनजर देखिए, कल टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड ने भी लॉकहीड मार्टिन के लिए जो C-130 प्लेन है उसकी एमआरओ फैसिलिटी भारत में खोली है। आप उसी के अंतर्गत देखिए, इजराइल ने एक तरह से भारत को बोल दिया है कि हम लोरा मिसाइल्स और आइस ब्रेकर मिसाइल जो हैं वो भारत के अंदर प्रोडक्शन करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी आप ये देखिए अमर जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो इजराइल के ड्रोन थे हेरॉन MK2 ऑन हारो, उसको भी बनाया था इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और भारत की जो कंपनी थी अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज, इन्होंने साथ में मिलकर बनाया था। और इजराइल की एल्बिट टेक्नोलॉजीज का जो है भारत की कंपनी अदानी एरोस्पेस के साथ उनका करार हो चुका है। अब इजराइल भारत को कटिंग एज वेपन सिस्टम्स भारत को देने वाला है, जिसके अंतर्गत हम भारत के अंदर ही इजरायली डिफेंस सिस्टम्स को हम मैन्युफैक्चर करेंगे। इससे क्या होगा, इजराइल का एक दो चीज होता है। देखिए, जैसे रशिया के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में एक वारंट निकला है पुतिन के खिलाफ, वैसे ही बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ निकला है। इजराइल को एक तरह से बहुत सारी कंट्रीज ने बहिष्कार करके रखा है, जिसके कारण बहुत सारी कंट्रीज इजराइल से वेपन सिस्टम नहीं लेती है। कहीं ना कहीं इजराइल को उससे भी फर्क पड़ा है। इंटरनेशनली वो चाहती है कि ये सारे सिस्टम जो हैं भारत के अंदर बने, भारत के अंदर प्रोड्यूस हो। भारत इजराइल का जो इनोवेशन इकोसिस्टम है वो भारत के जो इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज है उससे मैच करके प्रोड्यूस करे और भारत के अंदर
प्रोड्यूस हुआ हुआ जो इजरायली वेपन्स है, जो टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, वो वेस्ट को या कहीं भी एक्सपोर्ट हो। ये एक तरह से जो इसराइल ने देखा कि जैसे ब्रह्मोस का जो प्रोडक्शन है भारत के अंदर हो रहा है, रशिया और इंडिया के बीच में मेक इन इंडिया के इनिशिएटिव के दौरान ये ब्रह्मोस का प्रोडक्शन हो रहा है। सिमिलरली वो इसराइल के डिफेंस सिस्टम्स को भी भारत के अंदर प्रोड्यूस कर सकता है और उसको एक्सपोर्ट भी कर सकता है। ये एक तरह से टू प्रोंग स्ट्रेटेजी है इसराइल का। सेकेंड, इसराइल को एक तरह से बहुत बड़ा मार्केट मिलता है इंडिया। इंडिया जो है विश्व का सेकेंड लार्जेस्ट डिफेंस इंपोर्टर है और कोई भी इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकता। इसके लिए इसराइल अपना मार्केट शेयर बढ़ाना चाहता है। और सेकेंड एक और एक चीज देखिए, 1999 के अंदर भी जब कारगिल वॉर हुआ था तब भारत को इमरजेंसी बॉम्ब्स चाहिए थे, कुछ वेपन सिस्टम्स चाहिए थे। The only country which supported India in 1999 कारगिल वॉर was इसराइल। इसराइल ने कुछ नहीं देखा, उन्होंने ये देखा कि भारत ने पुकारा है, हमें उनको हेल्प करनी है। उन्होंने कोई चीज ये नहीं देखा। और एक चीज है, पाकिस्तान और टर्की का जो नेक्सस हो रहा है, जिसके अंदर पाकिस्तान के अंदर टर्किश ड्रोन्स असेंबल किए जाएंगे, पाकिस्तान के अंदर टर्की की सबमरीन्स बन रही है, हेलीकॉप्टर्स बन रहे हैं और उनका 5th जनरेशन कान फाइटर जेट्स बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिया और इसराइल जो है वो पाकिस्तान और टर्की के मंसूबे पे पानी फेरने वाले हैं और ये एक तरह से बहुत डिफाइनिंग पार्टनरशिप होने वाली है बिटवीन इंडिया एंड इसराइल, जिसमें इंडिया के द्वारा इसराइल विल बी एबल टू एक्सपोर्ट इट्स आर्मामेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। जी। उमेश जी, यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं। एक तो ये कि जो टर्की पाकिस्तान में अपने एडवांस ड्रोन कंपोनेंट्स बनाने की सोच रहा था, पर क्या इज़राइल का जो इंडिया में ये मैन्युफैक्चरिंग शुरू होता है तो उनका पूरा प्लान इर्रेलेवेंट हो जाएगा, नंबर 1। और दूसरी बात ये कि अगर इज़राइल की जो हाई एंड ड्रोन टेक्नोलॉजीज़ हैं वो इंडिया में प्रोड्यूस होंगी, तो क्या पाकिस्तान के जो एयर डिफेंस और फॉरवर्ड बेसेस हैं, वो पुराने हो जाएँगे? देखिए, अभी ऑपरेशन सिंदूर में बराक 8 डिफेंस सिस्टम, जो हमारा हुँ, मिसाइल डिफेंस सिस्टम आकाश का एक भाग है, उसको भी हुँ, इसराइल ने भारत को टेक्नोलॉजी है और भारत के अंदर उसका प्रोडक्शन हो रहा है। लॉइटरिंग म्यूनिशंस जो बोलते हैं कि जाके फट जाते हैं, वैसे भी ड्रोन्स जो हैं, इसराइल ने उसकी टेक्नोलॉजी भारत को दी है। कहीं ना कहीं आप ये देखिए, ये जो सिस्टम्स है ऑपरेशन सिंदूर में अपने आप को इफेक्टिव साबित किए हैं। इसी हुँ, दौरान अब क्या कर रहा है भारत, वो वहीं पे जाके वो इसराइल और रशियन वेपनरी ले रहा है, क्योंकि आपको वो लंबे युद्ध लड़ने के लिए आपको डोमेस्टिक प्रोडक्शन होना जरूरत है। लास्ट इस बार जो वॉर हुआ था 4 दिन का हुआ था। नेक्स्ट टाइम जो वॉर होगा शायद वो मल्टी फ्रंट वॉर हो सकता है। उसके अंदर हमें 3 फ्रंट वॉर भी लड़ना पड़ सकता है, जिसमें हमको पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश के साथ संयुक्त एक तरह से युद्ध लड़ना पड़ सकता है। तो देश के अंदर हमको मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होनी जरूरी है, ताकि हम एक 3 तरफा जो अटैक हो सकता है उसको हम चैलेंज कर सके। इसी मद्देनजर भारत सरकार ने एक शर्त रखी है, जिसमें उन्होंने सारी कंपनियों को बोला है, अगर भारत के साथ आप डिफेंस कॉपरेशन करना चाहते हो, आप भारत के अंदर मार्केट लेना चाहते हो, आप इधर ही प्रोडक्शन करिए। और इसराइल इतने दिन हेसिटेंट था और उसको अब समझ में आ गया कि उसको भी विश्व भर में उसको सिंगल आउट किया जा रहा है। बहुत सारी कंट्रीज उनका बाइकआउट कर रही है। और एक और एक चीज देखिए अंबर जी, जो लोग सोच रहे थे कि भारत और इसराइल के रिलेशंस खराब हो जाएंगे आफ्टर डोनाल्ड ट्रंप ने जिस हिसाब से टैरिफ लगाई है, वैसा कुछ हुआ नहीं है। इसराइल और भारत के बीच में संबंध बढ़े ही हैं। और अब अगले वर्ष बेंजामिन नेतन्याहू भारत आएंगे, तब इस डील के ऊपर कुछ होगी। बहुत हाई पावर डील ऑलरेडी, मतलब काम चालू हो चुका है, हमारे डिफेंस सेक्रेटरी ने साइन कर दिया है। बट इसकी एक तरह से या अगर कुछ फैसिलिटी जो खुलती है, उस समय जब इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू नेक्स्ट ईयर आएंगे, उस समय इसकी पुष्टि की जाएगी और मीडिया के सामने रखा जाएगा क्या क्या डील हुई है। बट अभी जो समझ में आ रहा है, ड्रोन सिस्टम्स है, मिसाइल्स है और जितने भी हाईटेक वेपनरी है, इसराइल इज विलिंग टू गिव ऑल इट्स टेक्नोलॉजी टू इंडिया। इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है और इसराइल भारत के जो डिफेंस मार्केट में अपनी पैठ बता रहा है। और आप ये भी देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर में भी
इजराइल के जो ड्रोन्स है वो कारगर साबित हुए थे, इजराइल के मिसाइल्स हैं वो भी कारगर साबित हुए हैं। तो कहीं ना कहीं उनके जो बराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उन्होंने भी आकाश मिसाइल सिस्टम के अंतर्गत उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है। उमेश जी, अब इसराइल के इस शिफ्ट की अगर हम बात करें तो ये शिफ्ट इतना बड़ा कैसे आया? क्या उन्हें ये लगता है कि जो मिडिल ईस्ट है उसमें अपने प्लान्स रखना सिक्योरिटी रिस्क बन चुका है, तो भारत एक रिलायबल ऑल्टरनेटिव उनको लगता है? इसके पीछे ये भी हो सकता है? देखिए, मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत सारी कंट्रीज जो हैं आपस में डिफेंस पैक्ट्स कर रही है। जैसे पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में हुआ है, और अभी पाकिस्तान और टर्की के बीच में बातचीत चल रही है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान फेवरिंग होता जा रहा है क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। इसराइल के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है, अभी तक उसने डिक्लेयर नहीं किया है। पर कहीं ना कहीं इसराइल अपनी सुरक्षा के लिए वो उसको भी एक एक्सेस चाहिए, उसको भी एक मार्केट चाहिए। और भारत से बढ़िया कोई मार्केट नहीं है, और भारत को भी एक तरह से इसराइल ने बिना शर्त हमारे को हेल्प किया है। तो हिस्टोरिकली वी आर नेचुरल पार्टनर्स, हम किसी के भी इंटरनल अफेयर्स में इंटरफियर नहीं करते। आज हमें भी बहुत सारा डिफरेंसेस है इसराइल के लिए। देखिए, इसराइल सपोर्ट करता है अजरबैजान को, जबकि हम सपोर्ट करते हैं आर्मीनिया को। जियोपॉलिटिकली कुछ जगह पर हमारा और इसराइल का बनता नहीं है, फिर भी हम उस दिन डिफरेंसेस को दरकिनार करते, जहां एरियाज ऑफ कोऑपरेशन है वहां पे हम दोनों एक तरह से अच्छी साझेदारी निभा रहे हैं। और ये मेरा मानना है कि इसराइल एंड इंडिया नेचुरल अलाइज। इसराइली मीडिया भी यही मानती है, इसराइल के थिंक टैंक भी यही मानते हैं, और उन्हें इंडिया के ऊपर भरोसा भी है। इसलिए इसराइल जो है भारत के साथ अब वो डिफेंस टैक्स शेयर कर रहा है, जिसमें उसका मार्केट शेयर बढ़ेगा, और भारत के द्वारा वो अपनी टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट भी कर पाएगा। अब हमने देखा है कि उमेश जी, दशकों से भारत का जो है वो की जो पार्टनरशिप है वो रशिया के साथ रही, और भारत कहीं न कहीं रशिया पे डिपेंडेंट था। और अब इज़राइल, फ्रांस की टेक्नोलॉजीज़ भी भारत में प्रोड्यूस होंगी। तो ये बदलाव किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, अमेरिकन तो चालू हो चुका, रशिया का भी बातचीत हो रहा है, इसराइल के साथ हमारा करार हो गया है। फ्रांस का डसॉल्ट एविएशन भारत के अंदर एमआरओ प्लांट, साफरान अपना इंजन भारत के अंदर पूरा बना रहा है। ठीक है, जर्मनी भारत के अंदर सबमरीन्स बनाने वाला है। तो आप सोचिए, अमेरिका, रशिया, फ्रांस, जर्मनी, फिर बाद में इसराइल, रशिया, इवन अभी यूके भी बोल रहा है कि हम भारत के अंदर डिफेंस सिस्टम्स बनाना चाहते हैं। तो भारत एक तरह से विश्व भर में बड़े-बड़े एमएनसीज है, उनके लिए एक हब बनता जा रहा है, जिसमें भारत के अंदर आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग होंगे भारत के रिक्वायरमेंट्स के लिए। उसके बाद अगर भारत को नहीं चाहिए तो एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। तो एक तरह से मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स भारत के अंदर एक तरह से स्थापित हो रहा है मल्टीपल कंट्रीज के। और अगर मेरा ये मानना है कि भारत के अंदर इतनी सारे कंट्रीज के सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स हो जाते हैं तो भारत सिक्योर हो जाता है। क्योंकि अगर फ्यूचर में अगर कोई वॉर होता है तो कोई भी कंट्री ऐसी कंट्री पे अटैक नहीं करेगा जिसमें उनके जो वेपन मैन्युफैक्चरिंग बेस होते हैं। कहीं ना कहीं सारी कंट्रीज का इंटरेस्ट भारत के अंदर आ जाएगा, क्योंकि सब लोग भारत के अंदर अपनी जो वेपन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है उसको बचाने के लिए रखेंगे। आप देखिए, अगर अमेरिका का अगर सिग्निफिकेंट यहाँ पे प्रोडक्शन चालू हो जाता है कि हम एशिया पैसिफिक, इंडो पैसिफिक के अंदर अमेरिकन रिक्वायरमेंट्स को मेंटेन कर सकते हैं, तो कल ऐसा भी हो सकता है कि अमेरिका विल बी फोर्स्ड टू ऑपरेट इट्स सिक्योरिटी प्रोसीजर्स with India to protect its own defense manufacturing capabilities in India. सिमिलरली बाकी कंट्रीज भी करेंगे, यूके भी करेगा, रशिया भी करेगा, फ्रांस करेगा, जर्मनी करेगा, इसराइल करेगा। तो और एक चीज है उमर जी, अभी तो कनाडा भी बोलता है हम भी आने को तैयार है, हम भी आपके साथ कोऑपरेशन करना चाहते हैं। इटली करने को तैयार है। सोचिए, मतलब ईयू के अंदर भी बहुत सारी कंट्रीज आपस में कम्पीट कर रही है। फ्रांस का साफरान इंजन के साथ यूके की रोल्स रॉयस एक तरह से कम्पीट कर रही है। भारत को उन्होंने 6th जनरेशन फाइटर जेट
एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट के लिए बुलाया है ताकि आप आ जाओ हमारे साथ। तो कहीं ना कहीं आप देखिए भारत इज बिकमिंग अ प्रिफर्ड चॉइस। भारत की इस पॉलिसी का देखिए अब हमको समझ में आ रहा है मोदी जी का जो लॉन्ग टर्म विजन है, भारत को एक तरह से सिक्योर किया जाए। सारी जो मैन्युफैक्चरिंग वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उनको भारत में आके पटक दो, इधर ही उनको बोलो जितने वेपन्स बनाना बनाओ, आप हमारे को भी दो और एक्सपोर्ट करो। इससे हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, लोकलाइजेशन होने वाला है कंपोनेंट्स का, एक्सपोर्ट होगा तो हमारे को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आएंगे। बहुत सारे कंट्रीज के न्यूक्लियर जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला है वो भारत को मिल जाता है डिफॉल्ट में। तो आप ये सोचिए इतनी सारी कंपीटिंग कंट्रीज के अगर पूरे मैन्युफैक्चरिंग डिफेंस प्लांट्स इधर बनना चालू हो जाते हैं तो कंप्लीट सुरक्षा मिल जाती है। लड़ेगा कौन किससे? सब आपस में लड़ेंगे नहीं ना कहीं तो उनको प्रोटेक्शन चाहिए क्योंकि उनको एक स्टेबल बेस चाहिए भारत से एक तरह से वेपन्स अनइंटरप्टेड वेपन सप्लाई के लिए। दिस इज द मास्टर स्ट्रोक ऑफ मोदी जी, स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक है जिसको लोगों को अभी समझ में नहीं आएगा, 5 साल बाद लोगों को समझ में आएगा कि मोदी जी ने क्या किया, जो बात मैं आज आपको बता रहा हूँ। दिस इज द जी थिंग बिल्कुल ग्लोबल। उमेश जी। जी मैं वही बोल रहा था, ग्लोबल मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इन इंडिया, पैन ग्लोबल, और इसी के लिए एक तरह से जी। भारत को अच्छा एक उमेश तरह से जी, विश्व गुरु बन जाएगा। हाँ उमेश जी, अगर अगले 10 सालों में हम $250 बिलियन वर्थ के जो वेपन सिस्टम है वो प्रोड्यूस करते हैं, तो इसका फायदा किसको होगा? भारत को या फिर इजराइल, रशिया और इन देशों को? देखिए भारत को तो अपने सुरक्षा के लिए करना ही पड़ेगा। 4,000 किलोमीटर हमारा चाइना के साथ बॉर्डर है, 4,000 पाकिस्तान के साथ है, 2,000 किलोमीटर नेपाल के साथ है, 4,400 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ है, 14,400 किलोमीटर का तो लैंड बॉर्डर है, 7,500 किलोमीटर का हमारा जो है वो कोस्टल बेल्ट है। तो आप टोटल मिला के देख लीजिए 21,500 जो किलोमीटर है उसके बॉर्डर है। उसके अलावा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो भारत की समुद्री सीमा है वहां पर भी हमको तैनाती करनी पड़ेगी। तो भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है, एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। तो एक तरह से भारत पूरा जो आपूर्ति है स्टार्टिंग में वो पूरा खुद भारत यूज करेगा। जब भारत की जो रिक्वायरमेंट जिस दिन कंप्लीट हो जाएगी तब ये वेपन सिस्टम्स हम एलाइज को भी बेचेंगे, ये वैसा हो जाएगा। हम अच्छा उमेश ऐसा जी, भी हो सकता। हम्म। प्लीज कंप्लीट एंड देन मेरे पास एक अंतिम सवाल है आपके लिए। जी मैं वही बता रहा हूँ कि जब हम एलाइज को बेचेंगे तो हमारा एक्सपोर्ट मार्केट बढ़ने वाला है। दिस विल बी अ गेम चेंजर इन ग्लोबल सिक्योरिटी ऑल्सो। जी। अच्छा उमेश जी, पाकिस्तान और टर्की की अगर हम बात कर रहे थे और शुरुआत तो हमने वहीं से की थी कि पाकिस्तान और टर्की के लिए खबर अच्छी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा खौफ अगर इन दोनों के लिए माना जाए तो वो क्या होगा? टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या फिर जॉइंट डेवलपमेंट या इंडिया के पास एक फ्यूचर इज़राइल ग्रेड ड्रोन इकोसिस्टम का डेवलप होना? देखिए इसराइल के जो ड्रोन्स होते हैं, इसराइल के जो सिस्टम्स होते हैं, दे आर द वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। नोबडी कैन मैच देम। मैं आपको क्लियर कट बोलता हूँ, इवन अमेरिका भी डिपेंडेंट है इजरायली ड्रोन सिस्टम्स के ऊपर, बहुत सारे इसराइल के मिसाइल्स के ऊपर भी। अब टर्की और पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका लगने वाला है और इससे भी बड़ा झटका चाइना को लगने वाला है। इसराइल जो है चाइना से अपना वेपन डिफेंस सिस्टम कभी भी शेयर नहीं करेगा। जबकि आप ये देखिए रशिया जो है चाइना के साथ उनके डिफेंस पार्टनरशिप्स है कुछ सेक्टर्स में। तो कहीं ना कहीं जो इसराइल के साथ सबसे बड़ा जो एडवांटेज है, चाइना का प्रेशर नहीं हो सकता है। रशिया के ऊपर चाइना का प्रेशर हो सकता है क्योंकि रशिया और चाइना के बीच में जो ट्रेड है $250 बिलियन का है, जबकि इंडिया और रशिया के बीच में ट्रेड है $68 बिलियन। कहीं ना कहीं रशिया को चाइना का प्रेशर आता भी है। इसके लिए देखिए S-400 का हमें सिर्फ 3 बैटरी दिया है, 2 बैटरी अभी तक नहीं दिया है रशिया ने। कहीं ना कहीं भारत को भी ये समझ में आ रहा है कि फ्यूचर में चाइना रशिया को प्रेशराइज कर सकता है। इसके लिए रशिया के खिलाफ एक लेवरेज रखने के लिए इसराइल को डेवलप किया जा रहा है। मैं ये बोल रहा हूँ ना कि मोदी जी सब जगह प्लान बी रेडी रखते हैं, प्लान बी प्लान सी। रशिया नहीं तो इसराइल सही, इसराइल नहीं तो फ्रांस सही, ऐसा ये काम कर रहा है। ये एक अलग ही भारत है, ये 21वीं सदी का भारत है जो अपने आप को असर्ट कर रहा है। दिस इज कम्प्लीटली डिफरेंट, माइंड बॉगलिंग, मतलब हमारा अप्रोच ही चेंज हो गया है।
और आज तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर बोलते थे कि हम ज्योग्राफी और हिस्ट्री बदल देंगे, सिंध हमको चाहिए, जम्मू एंड कश्मीर चाहिए, कल वो भी बोल देंगे कि तिब्बत भी हमारा है। भरोसा नहीं है। एनी डे वी कैन इवन से तिब्बत इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडिया। अब देखने वाली बात है वो कब आएगा दिन। अब एक तरह से आप ये देखिए कि भारत अपना जो क्लेम है, जो स्ट्रेटेजिक उसका जो हिस्टोरिकल क्लेम है, उसको रखता जा रहा है। धीरे धीरे वो क्लेम को बढ़ा रहा है, जैसे जैसे उसके पास मिलिट्री पावर, शक्ति और इकोनॉमिक ग्रोथ आ रहा है। जी, तो ये पार्टनरशिप एक डील नहीं है, बल्कि ये कहना चाहिए कि इज़राइल और भारत की स्ट्रेटेजिक इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को कह सकते हैं, और ये भी वो मोमेंट है जहाँ साउथ एशिया का जो डिफेंस आर्किटेक्चर है फॉर्मली शिफ्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो पाकिस्तान और टर्की के लिए सवाल सिंपल है कि आप पता नहीं कौन-सी सेंचुरी की डिफेंस रेस में लगे हुए हैं। भारत और इज़राइल, या फिर हम पूरे भारत की बात करते हैं, तो वो अलग ही रेस से आगे बढ़ रहा है। उमेश जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम उमेश जी, बहुत धन्यवाद।